Hello, psychology learners. Welcome back to my YouTube channel. This is the continuation of the video series BPCC 106, and this is the part 2 of Unit 1. In last video, I discussed the introduction part and the philosophical context. And in this video, I'll cover historical perspectives. Okay? Last जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो साइकोलॉजी है उसका फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है या उसको स्टडी करने का रीजन क्या है ओके कि हम साइकोलॉजी का फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्यों पढ़ रहे हैं व्हाई इट ऑलवेज बिकम नेसेसरी टू स्टडी द फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी फील्ड लाइक अभी हम लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो साइकोलॉजी का भी हमको हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट आना बहुत जरूरी होता है और फिर हमने देखा था कि वेरियस साइकोलॉजिस्ट के साइकोलॉजी को लेके क्या क्या व्यूज थे ओके और हमने देखा था साइंस के दो पर्सपेक्टिव थे एम्पेरिसिज्म एंड रैशनलिज्म और जो अभी करंट हमारी जो डेफिनेशन है साइकोलॉजी की वो कितनी इनकम्प्लीट है और वो किस तरीके से इनकम्प्लीट है ओके क्योंकि सारे साइकोलॉजिस्ट के व्यूज उस डेफिनेशन के अंदर नहीं आते हैं ओके लास्ट वीडियो में हमने ये सब देखा था ओके लास्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी चेक इट आउट ओके विदाउट एनी फर्दर अडू let us start our topic historical perspectives. अब हिस्ट्री क्या है ठीक है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच व्हाट इज हिस्ट्री हिस्ट्री वो है जो भी हमारे पास्ट में हुआ है ओके वो सब बेसिकली हिस्ट्री है बहुत लेमन लैंग्वेज में इफ आई एक्सप्लेन यू गाइस व्हाट इज हिस्ट्री तो जो भी हमारे पास्ट में हुआ है इवेंट्स या एनीथिंग जो भी हमारे पास्ट में हुआ है जो कि हिस्ट्री बन सकती है तो वो हिस्ट्री है ओके However, हिस्ट्री को एग्जामिन करने के लिए जो हिस्टोरियंस होते थे हिस्टोरियंस कौन है वो स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ओके तो जो हिस्टोरियंस होते थे वो पास्ट को एग्जामिन करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स या मॉडल्स यूज करते थे ओके जैसे कि एक बहुत रेनाउंड हिस्टोरियन है ईजी पॉरिंग बहुत फेमस हिस्टोरियन है साइकोलॉजी के उन्होंने दो मॉडल्स के बारे में हमको बताया है ठीक है जिसके हेल्प से हम पास्ट के इवेंट्स को एग्जामिन कर सकते हैं ओके पास्ट इवेंट्स ऑफ व्हाट साइकोलॉजी के पास्ट इवेंट्स को और दो मॉडल्स क्या है एक है आपका ग्रेट मैन मॉडल एक है आपका ज़ाइटगाइस्ट मॉडल ओके इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं इट्स ज़ाइटगाइस्ट ओके ज़ाइटगाइस्ट जो है वो एक जर्मन वर्ड है ओके तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ग्रेट मैन का मतलब क्या है ये जो ग्रेट मैन मॉडल है जिसके थ्रू हम पास्ट के इवेंट्स को एग्जामिन कर सकते हैं तो ये ग्रेट मैन मॉडल क्या है अच्छा ग्रेट मैन मॉडल जो है वो क्या कहता है कि जितने भी हिस्ट्री में हमारे चेंजेस आए हैं ओके जितने भी हमारे हिस्टोरिकल चेंजेस हैं वो किसकी वजह से अकर हुए हैं किसी एक महान आदमी की वजह से मैं बहुत लेमन लैंग्वेज यूज कर रही हूँ किसी एक महान आदमी की वजह से या उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट या उसके एफर्ट की वजह से हमारे हिस्टोरिकल चेंजेस अकर हुए हैं ओके और ऑन द अदर हैंड जो ज़ाइटगाइस्ट मॉडल है वो क्या कहता है अच्छा ज़ाइटगाइस्ट का जो मीनिंग है वो है स्पिरिट ऑफ टाइम्स स्पिरिट ऑफ एज ओके ज़ाइटगाइस्ट मॉडल ये कहता है कि कुछ हिस्टोरिकल फोर्सेस होते थे जिसकी वजह से हिस्ट्री में चेंज आया ठीक है अगर मैं इसको बहुत क्लियरली अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ये है कि मतलब अगर ज़ाइटगाइस्ट मॉडल अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो ये कहता है कि हिस्ट्री में ऐसा तो होना ही था क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स वहां पे डेवलप हुए थे कि वो हिस्ट्री तो चेंज होनी ही थी ठीक है और जो ज़ाइटगाइस्ट मॉडल है वो ये नहीं है कि बिल्कुल ही ग्रेट मैन मॉडल को एकदम बोल देता है कि नहीं दिस इज नॉट राइट बट ज़ाइटगाइस्ट मॉडल ये कहता है कि हिस्टोरिकल फोर्सेस थे तभी जाके हिस्ट्री में चेंजेस आए हैं बट जो ग्रेट मैन है वो ऑब्वियसली उस चीज को आगे तो लेके गया बट वो जो लेके गया वो क्यों लेके गया बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल फोर्सेस अगर वो फोर्सेस नहीं होते वहां पे या कोई ऐसे प्रॉब्लम ही नहीं आती तो ग्रेट मैन जो है वो आगे बढ़ के कैसे काम करेगा तो जब कोई प्रॉब्लम आएगी तभी कोई सोल्यूशन आएगा ठीक है तभी उसके लिए कोई आगे स्टैंड करेगा ओके सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेट मैन एंड ज़ाइटगाइस्ट मॉडल आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड ओके लेट्स मूव ऑन अब एक एग्जांपल है ज़ाइटगाइस्ट मॉडल ऑफ हिस्ट्री का ठीक है ये एग्जांपल क्या है कंट्रीब्यूशन है एक हिस्टोरियन का ठीक है उनका नाम था थॉमस एस कुन ठीक है उन्होंने एक बुक लिखी ही रोट अ बुक नेम्ड द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस 1962 में उनकी बुक जो है वो पब्लिश हुई उसमें उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो कल्चरल और सोशल फोर्सेस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं साइंस का एक न्यू मॉडल बनाने में ठीक है पैराडाइम का मतलब क्या है एक साइंस का एक न्यू मॉडल बनाने में ठीक है तो पैराडाइम के बारे में भी हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे
तो वो कहते थे कि जो सोशल और कल्चरल फोर्सेस है साइंस की, मतलब जितनी भी साइंस है, ठीक है, अगर उसमें कोई नई चीज डेवलप हो रही है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो रही है? अकॉर्डिंग टू थॉमस एस कुन, कल्चरल एंड सोशल फोर्सेस की वजह से। और जब कोई न्यू मॉडल बनता है साइंस का, ओके, वो क्या करता है कि जितनी भी मतलब साइंस की जो प्रैक्टिस हो रही है या जितना भी साइंस को हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर कोई न्यू मॉडल आएगा तो वो उन सारे प्रैक्टिस को चेंज कर देगा, एक न्यू डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। सबसे पहली बात उन्होंने क्या बोली कि जो कल्चरल और सोशल फोर्सेस हैं उसकी वजह से साइंस का एक मॉडल बनता है, पैराडाइम बनता है, ओके। और फिर उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई नया मॉडल आ गया साइंस का, तो फिर जो एग्जिस्टिंग जितनी भी स्टडी हो रही है या जितना भी जो प्रैक्टिस चल रही है साइंस की, उसमें वो एक क्यों कोई न्यू डायरेक्शन दे देता है, ठीक है। इट गिव्स राइज टू चेंज इन द अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ साइंस, ठीक है। अब ये जो न्यू पैराडाइम अगर बन रहा है कोई साइंस का, अगर कोई न्यू मॉडल अगर बन रहा है, तो वो क्यों बनेगा? या तो फिर वो सोशल और कल्चरल फोर्सेस का बाय प्रोडक्ट होगा, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस होगा किसी कल्चरल और सोशल फोर्सेस का, या तो फिर जो पुराने जो मॉडल्स हैं वो उनमें इतना इतना ज्यादा एबल नहीं होंगे वो साइंटिफिक न्यू साइंटिफिक फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। Let's read this from our study material. The new paradigm develops either as a byproduct of social and cultural forces or due to the inability of the old paradigm to explain new scientific findings. Okay? फिर जो कुन थे वो क्या बोलते थे, मतलब कुन thinks that a paradigm that guides the thinking and practices of scientists is developed only in mature sciences such as physics, chemistry, biology, and argues that psychology is not a mature science and is still it in a pre-paradigmatic stage. अब वो क्या कहते थे, ये जो अगर साइंसेस के जो न्यू मॉडल्स बन रहे हैं, ये जो साइंस है उसके जो न्यू मॉडल्स बन रहे हैं वो सिर्फ किस पे अप्लाई होते हैं या किसको वो गाइड करते हैं? जो मेच्योर साइंसेस हैं। एट दैट टाइम साइकोलॉजी इतना मेच्योर साइंस नहीं मानी जाती थी, या जो कौन थे उनकी नॉलेज में साइकोलॉजी जो थी वो इतना उस वक्त पे इतनी ज्यादा मेच्योर साइंस नहीं थी, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को ही मेच्योर साइंसेस के अंदर काउंट किया जाता था। तो वो ये बोलते थे कि अगर साइंस का कोई न्यू मॉडल बन रहा है तो वो सिर्फ मेच्योर साइंसेस को ही गाइड करेगा, ओके। और जो साइकोलॉजी है वो अभी भी प्री पैराडाइगमेटिक स्टेज पे थे, ओके। अब पैराडाइम अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। इन साइंस एंड फिलोसफी a paradigm is a distinct set of concepts or thought patterns including theories, research methods, postulates and standards for what constitute legitimate contributions to the field. Okay, I hope you guys understand. मुझे इसको explain करने की इतना जरूरत है नहीं. Interestingly, Kuhn used the term paradigm in various ways. ठीक है, अब जो कुन थे उन्होंने जो पैराडाइम था वर्ड उनको काफी सारे अलग अलग वेज में वो बताते थे। एक स्कॉलर का कहना है कि उन्होंने ये जो पैराडाइम का कॉन्सेप्ट है उसको 21 डिफरेंट मीनिंग्स के थ्रू उन्होंने हाईलाइट किया था, ओके, या 21 डिफरेंट मीनिंग्स में उसको डिस्क्राइब किया था, जो ये जो पैराडाइम जो टर्म है, ओके। But in contemporary scholarship and modern scholarship, the term paradigm is not necessarily used in the strict Kuhnian sense and it stands for the framework or system of thought about the human nature. But जो अभी जो न्यू सिस्टम्स आ रहे हैं या जो न्यू स्कॉलरशिप्स है, मॉडर्न जो स्कॉलरशिप्स है, वो क्या कहती है कि जो पैराडाइम जो वर्ड था वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट कुनियन सेंस में यूज नहीं होता था, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली जो कौन थे वो उसको यूज नहीं करते थे किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। बट मेन जो पैराडाइम का जो मतलब होता था वो इट ओनली स्टैंड्स फॉर फ्रेमवर्क, ठीक है, साइंस का कोई फ्रेमवर्क बताना या जो सिस्टम ऑफ थॉट्स है ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए, ओके। तो उन्होंने बताया कि ये उसका मीनिंग होता था, एक्चुअल मीनिंग। Therefore, the various systems of psychological thought such as structuralism, functionalism, behaviorism, psychoanalysis, Gestalt school, etc. may be viewed as examples of the paradigm of psychology. अब ये जो व्यूज है, देखो अभी तक हमने क्या देखा कि जो पैराडाइम है वो क्या कर रहा है, एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये ऐसे मॉडल्स हैं साइंस के जो हमारी साइंस की प्रैक्टिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ से अब एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, जैसे कि हम अभी हमने स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म के बारे में इतना नहीं पढ़ा है, बट हमने फर्स्ट ईयर में साइको एनालिसिस के बारे में और गेस्टाल्ट लॉस के बारे में पढ़ा है। तो ये क्या थे, ये साइकोलॉजी को एक नया मॉडल देते थे ना, जैसे जो साइको एनालिसिस जो थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड की, वो क्या कहते थे कि अनकॉन्शियस की वजह से हमारा बिहेवियर जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो ये क्या है, साइंस का एक मॉडल ही है ना, जिसकी वजह से हमारी जो अप्रोच है किसी भी साइंस को लेके वो किसी डिफरेंट एरिया में चली जाती है, ठीक है। ये हमको साइकोलॉजी को समझने में हेल्प करती है, ठीक है। ऐसे ही गेस्टाल्ट लॉज जो थे
वो भी एक मॉडल है साइंस का। और डीपीसीसी 106 में स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, इन सब के ऊपर एक एक यूनिट जो है वो डेडिकेटेड है। ओके, तो आई होप अब तक पैराडाइम जो है वो सबको क्लियर हो चुका होगा। One important advantage of looking at different systems of psychology in terms of one's concept of paradigm will be able to link psychological thoughts with the prevailing historical, political, social, socio-cultural and ideological social forces. अब उनका क्या कहना था कि एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है जो अलग अलग साइकोलॉजी के सिस्टम्स हैं उनको देखने का, कि ये जो जितने भी पैराडाइम, जितने भी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं या मॉडल्स जो डेवलप हुए हैं, वो क्या करता है, लिंक करा देता है हमारे साइकोलॉजिकल थॉट्स को हिस्टोरिकल फोर्सेस से या पॉलिटिकल फोर्सेस से, सोशो कल्चर या आइडियोलॉजिकल सोशल फोर्सेस से, इनको लिंक करा देता है। ओके, तो जैसे कि साइको एनालिसिस थ्योरी में हमने पढ़ा था इड, सुपर ईगो, ईगो, तो वो भी कहीं ना कहीं कल्चरल और सोशल फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं लिंक था। तो ये जो पैराडाइम जो क्रिएट होते हैं, ओके, तो वो क्या करते हैं, हमको किसी भी चीज को एक तो समझने की पहली बात तो हेल्प करते हैं, समझने में हेल्पफुल होते हैं, और फिर किसी भी चीज को, किसी भी फोर्सेस अगर जो है उनको लिंक कराने में भी हेल्पफुल होते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पैरा। इट सेज कि जो ज़ाइटगाइस्ट अप्रोच जो थी हिस्ट्री की तरफ, अब उसका क्या क्या बेनिफिट था, ठीक है, इस बारे में बेसिकली वही है। देखो, एक तो जब ज़ाइटगाइस्ट अप्रोच, जो ज़ाइटगाइस्ट मॉडल है हिस्ट्री का, अगर हम उसके थ्रू अगर किसी पास्ट के इवेंट को एग्जामिन कर रहे हैं, तो वो कैसे बेनिफिशियल है हमारे लिए। एक तो वो जितने भी फिलोसफिकल सिस्टम्स थे, ठीक है, या जो व्यूज थे फिलोसफिकल सिस्टम्स के, उसको क्या करता था, उनके उन सारे थॉट्स को, फिलोसफिकल थॉट्स को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा था, रादर देन कि जो अभी जो हमारे पास रिटन टेक्स्ट है या जो भी पहले से मौजूद है हमारे पास, उस पर ज्यादा फोकस करके वो उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा देखता था। ठीक है, फर्दर this approach to look at the history of psychological thoughts makes room to look for the existence and development of psychological thoughts prevalent in non-Western cultural context. अब जब हम zeitgeist मॉडल को देखेंगे तो फिर हमको ये भी पता चलेगा कि जो नॉन वेस्टर्न जो कल्चर था, कैसे कैसे आगे बढ़ा, या उसका जो साइकोलॉजिकल थॉट्स जो थे वो ज्यादातर नॉन वेस्टर्न कल्चर से काफी इन्फ्लुएंस थे, तो वो कैसे हुआ। क्योंकि जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो हमको ये सब भी समझ में आएगा। ओके, तो ये सब कुछ इस पैरा में गिवन है। By now, it is hoped that you will be able to appreciate that science is not only an intellectual pursuit but also a cultural and political enterprise. साइंस जो है सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल डोमेन नहीं है, ठीक है, कल्चरल और पॉलिटिकल एंटरप्राइज भी है। ओके, द वेस्टर्न सोसाइटीज ड्यू टू द डोमिनेंस of philosophical perspective of empiricism and ideology of individualism have popularized a narrow view of science and the same has been applied in the field of psychology too. ठीक है, अब एम्पेरिसिज्म के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो जो पार्ट 1 है वीडियो का, इस यूनिट के वीडियो का, उसको आप देखें तो एम्पेरिसिज्म का मतलब आपको बहुत क्लियर वहां से समझ में आ जाएगा। बट मैं बता देती हूँ एक बार पहले, बता एम्पेरिसिज्म जो है वो एक नैरो व्यू है साइंस का, जो कि ये कहता है कि जितनी भी हमारा सेंस बेस्ड नॉलेज है, जो नॉलेज हमको सेंस के थ्रू मिल रही है, हमारे सेंसेस के थ्रू मिल रही है, वही वैलिड और साइंटिफिक है। ठीक है, तो ये क्या था, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव था एक, जिसको एक नैरो व्यू ऑफ साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि वेस्टर्न सोसाइटीज में ये जो दो व्यूज थे, एक तो एम्पेरिसिज्म का और एक था आइडियोलॉजी ऑफ इंडिविजुअलिज्म का। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म क्या है ये आगे आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा। तो ये सब क्या है, बहुत ये जो नैरो व्यू है साइंसेस के, वो हर जगह काफी पॉपुलराइज हो गए। ठीक है, बहुत हर जगह उसको सब लोग यही यही सब कुछ मानने लगे, और यही सेम चीज साइकोलॉजी की फील्ड में भी अप्लाई हो गई। ओके, फर्दर हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और कोलोनाइजेशन हुआ। कोलोनाइजेशन में क्या होता था, वन कंट्री ऑक्यूपाइज अनदर रीजन फॉर इट्स ओन यूज, लाइक लोग माइग्रेट हो जाते थे, अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाने लगते थे। जब देखो वेस्टर्न जो थॉट्स थे या जो वेस्टर्न जो साइकोलॉजी जो काफी फेमस हुई थी, तो वो ऐसे ही तो हुई थी। लोग, यूरोप के लोग इंडिया में आ गए, ऑस्ट्रेलिया के लोग जर्मनी चले गए, जर्मनी के लोग यहाँ चले गए, ऐसे ऐसे जब लोग माइग्रेट हुए तो जो थॉट्स थे वो भी हर जगह पे पॉपुलराइज हो गए। ओके, और ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला जो एरा आया या जो कॉलोनाइजेशन वाला जो एरा आया, वो इसको वाइड स्प्रेड करने के लिए और हेल्पफुल थे। ओके, और फिर जब यूरोपियन कंट्रीज जो थी, ठीक है, या जो वेस्टर्न कंट्रीज जो थी, वो उस टाइम क्या था, पॉलिटिकली पावर में थी। ठीक है, उनके पास पॉलिटिकल पावर था, उसकी वजह से क्या करते थे, वो पूरे वर्ल्ड पे रूल करते थे। ठीक है,
इसी की वजह से उनके जो थॉट्स थे, उनकी जो थिंकिंग थी, वहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट थे या वहाँ के लोग जो फिलोसफर्स थे, उनके जो थॉट्स थे वो हर जगह पे वाइड स्प्रेड हुए। ओके, स्पेशली उन कंट्रीज में ज्यादा हुए जो कॉलोनाइज्ड हुई थी, ठीक है, जहाँ पे लोगों का दूसरी कंट्रीज का, वेस्टर्न कंट्रीज का कब्जा हुआ था। The former was successful in declaring scientific knowledge as superior, universal and imposed the same on the non-Western societies. अब जो नैरो व्यू है साइंस का वो क्या कहता है कि जो साइंटिफिक नॉलेज है, मतलब साइंस की जो साइंटिफिक नॉलेज है सिर्फ वही सुपीरियर है, उसका हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट कोई नहीं पढ़ रहा था और कोई इंटरेस्टेड भी नहीं था। तो ये जो सेम चीज जो वहाँ के लोग कहते थे, वहाँ के जो बहुत इंटेलिजेंट जो पीपल हुआ करते थे, वो जो बात ये जो कहते थे कि सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज ही है साइंस, तो उसको उन्होंने काफी वाइड स्प्रेड किया। आफ्टर वर्ल्ड वॉर Second, psychological theories developed in the US, reflecting the ideology of individualism, were exported to other countries due to its prominent position in world politics. यही सेम चीज उसमें बार बार लिखी गई है कि बहुत सारे फैक्टर्स हुए, जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उन सब की वजह से लोग माइग्रेट होते रहे और जो उनकी आइडियोलॉजीज थी वो सब आगे आगे इधर उधर एक्सपोर्ट होती रही। ठीक है, Western societies, in the likeliness or in guise of being universal psychology, the prominent and influential scholars in the discipline of psychology in the non-Western countries, mostly being trained in the Western countries such as UK, USA, Australia, Canada, New Zealand, have adopted it uncritically and have helped in propagating the Western psychology in their respective countries through their teaching and research programs. अब ये जो वेस्टर्न जो थॉट्स थे, ठीक है, तो वो कैसे, एक तो उसको एक प्रोमिनेंट जगह कैसे मिली, उसको एक इम्पोर्टेंट जगह कैसे मिली, क्योंकि जितने भी जो स्कॉलर्स थे, ठीक है, साइकोलॉजी के जो स्कॉलर्स थे, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई थी, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में ही हुई थी। ठीक है, जैसे यूके, यूएसए, जितनी भी कंट्रीज का नेम हमने इसमें लिखा है, तो उन्होंने जो वेस्टर्न जो थॉट्स थे उनको अडॉप्ट कर लिया बिल्कुल अनक्रिटिकली। उन्होंने उन थॉट्स को क्रिटिसाइज ही नहीं किया। ठीक है, और उसको तो उन्होंने वो उस पर्टिकुलर वे में वो ट्रेंड हो गए, मतलब ये जो वेस्टर्न थॉट्स थे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया उसको, और उसमें वो उन्होंने ट्रेनिंग भी ले ली, और फिर ऐसे ही वो उसको आगे बढ़ाते गए, उसको प्रोपोगेट करते गए। ठीक है, ऐसे ही जो वेस्टर्न थॉट्स हैं वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे वाइड स्प्रेड हुए हर जगह। ठीक है, however it is well known that some important civilization grew in the non-western world in their system of elaborate and sophisticated philosophical thoughts, including psychological thoughts. Therefore we should make a distinction between non-western psychologies and psychology practiced by scholars of non-western societies. The former refers to the system that originated in the non-Western societies intended to explain human nature and behavior, while the latter signifies the activities and practice of Western psychologies adopted by the scholars of non-Western societies. अब बेसिकली यहाँ पर क्या है, वो ये कहते हैं कि वैसे तो नॉन वेस्टर्न जो थॉट्स थे उसको तो लोगों ने अडॉप्ट किया ही, या नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज ने उसको अडॉप्ट किया, उसको प्रोपोगेट भी किया, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन non-Western psychology and psychology practiced by the scholars of non-Western societies. ठीक है, non-Western psychology तो अलग थी ही, ठीक है, बट जो psychology जो practice हो रही थी non-Western societies में scholars के थ्रू, वो भी अलग थी। पहले तो सब अडॉप्ट कर रहे थे, बट बाद में बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट आए जिनने नॉन वेस्टर्न जो सोसाइटीज के जो स्कॉलर्स थे वो उनसे भी इन्फ्लुएंस हुए, फिर जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज के थिंकर्स का मानना था या स्कॉलर्स का मानना था, फिर उन्होंने उसको भी बाद में अडॉप्ट कर लिया। ओके, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नो, one para is left. In this section, the brief introduction of some non-Western psychological thoughts will be discussed. Okay, अब ये जो next जो section आने वाला है non-Western traditions and psychology, उसमें क्या होगा, non-Western psychological thoughts जो है वो discuss होंगे। ठीक है, it is hoped that as a student of psychology, one is sensitive to the fact that Western psychology is not necessarily universal. इट सिंपली रिफ्लेक्ट द साइकोलॉजी ऑफ वेस्टर्न पीपल। ये जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है वो जरूरी नहीं है कि उसको यूनिवर्सल करार कर दिया जाए, बट वो सिर्फ इतना रिफ्लेक्ट करती है कि जो वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग थे उनकी साइकोलॉजी क्या थी, ठीक है, उनका क्या मानना था। ओके, as the corollary to this, Western psychology should not be blindly applied to explain the behaviors of people of from non-Western societies. Hence, you will be acquainted with the psychological thoughts developed in the non-Western world as well. This effort will not only serve the interest of the non-Western psychologies, but has the potential to expand our understanding of human psychology in general.
अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है वो जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सल हो, ठीक है, वो हर किसी के बिहेवियर को बता पाए। साइकोलॉजी क्या है, हम बिहेवियर का ही तो स्टडी करते हैं, माइंड और बिहेवियर की ही तो स्टडी करते हैं ना साइकोलॉजी में। जरूरी नहीं है कि जो वहाँ के जो साइकोलॉजिकल थॉट्स हैं वो हर जगह के लोगों पे अप्लाई हो। जैसे इंडियन का या जो नॉन वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनका बिहेवियर अलग तरीके का होता है, तो वहाँ के जो थॉट्स हैं वो यहाँ के लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो अब इन सारी चीजों को पढ़ के हमको समझ में आने लगेगा कि नॉन वेस्टर्न साइकोलॉजी में और वेस्टर्न साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है। ओके, in part 3 of this unit we will cover the rest of the unit. Thank you so much, and I hope you all will like this session. Please like, share and subscribe to my channel, and subscribe for more such BAPCH content. Thank you.